क्या 2027 में यूपी का चुनाव आरक्षण पर होगा? क्या 2027 में यूपी का मुख्यमंत्री आरक्षण तय करेगा? क्या योगी का चुनाव आरक्षण से डिसाइड होगा? समाजवादी पार्टी के मुखिया का बबुआ ने आज एक बयान दिया है। कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी हमेशा के लिए। क्या 2027 में अखिलेश का फैसला आरक्षण से होगा? अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है। फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं। आरक्षण पर संग्राम भयंकर, यूपी में सवर्ण जंतर मंतर। ये बातें क्यों चल रही हैं? 2027 में यूपी का रण आरक्षण की बिसात पर होने जा रहा है। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं कि 2027 में योगी अखिलेश पर डिसीजन रिजर्वेशन पर होने जा रहा है? दरअसल इस बार सवर्ण सड़कों पर उतर आया है। कह रहा है आरक्षण से सवर्णों का हक मारा जा रहा है। आरक्षण का रिव्यू करो, सवर्णों को भी उनका हक दो। सवर्ण छात्रों की मांग है कि यूजीसी का नया नियम वापस लिया जाए, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाए, आर्थिक स्थिति आरक्षण का आधार बने, समान शिक्षा और अवसर दिए जाए। अपनी मांगों को लेकर सवर्णों ने बड़ा फ्रंट 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर खोला। जब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले हजारों सवर्ण छात्र धरने पर बैठ गए, भारी बवाल हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करके हटाना पड़ा। ये मामला कितना गंभीर है इसी से समझ लीजिए। कल यानी 22 अगस्त को यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक लखनऊ में आंदोलन के नेता हर्ष दुबे के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादा किया कि सवर्णों की बात मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री से सवर्ण छात्रों की मीटिंग की बात हो गई है, जल्द ही मीटिंग भी फिक्स कर दी जाएगी। ऐसा लगा मानो कुछ देर के लिए राहत मिल गई है, लेकिन सरकार के लिए चुनौती तब बढ़ गई जब आज यानी 23 अगस्त को लखनऊ में सवर्ण छात्रों के दूसरे गुट ने ब्रजेश पाठक की मीटिंग पर गए सवर्ण छात्रों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कह दिया कि जो लोग ब्रजेश पाठक के साथ मिले वो सवर्णों के आंदोलन का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जिसके बाद आज फिर से सवर्ण छात्रों का दूसरा गुट सड़कों पर उतर आया। मैं संवैधानिक अछूत हूं, मेरे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कश्मीर के आतंकवादियों की, और हो सकता है कि आने वाले समय मेरा समाज आतंकवादी ही बन जाए, क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा है। हमारी सीधी सी मांग है, रिजर्वेशन को सिर्फ आर्थिक आधार पर करना चाहिए। 95% सीट्स पे तुम बैठे हुए हो। यूपी के अंदर पूरा ओबीसी कोटा यादव लेके चला जाता है, उसके बाद में एससी का पूरा कोटा जाटव लेके चले जाते हैं। बाकी कहाँ है? एंट्रेंस एग्जाम में हर बच्चे को बराबर मौका देना चाहिए। हम बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय से पढ़ने से इसलिए वंचित रह गए क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते थे।
40 नंबर पा करके अगर कोई बड़े एनएलयू में बैठ गया है और वो कल को वकील बनता है तो भारत की न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी, आप बताइए। आप हम लोग से बहुत डीप में सवाल कर रहे हैं, बहुत एकदम खोद के कि कितने परसेंट लाए, कितना नंबर लाए, कैसे क्या किया तुमने, कहाँ से तुम अछूते हो गए। मुझे जरा ये बताइए, आप एसटी एससी से ये जाकर पूछती हैं? अब सवाल है कि क्या सवर्णों की नाराजगी से 2027 यूपी के चुनाव में जाति समीकरण बिगड़ गया है? क्या 2027 का यूपी का चुनाव इस बार 80-20 पर नहीं 20-80 पर होने जा रहा है? 20-80 का क्या समीकरण है, अब वो भी जान लीजिए। यूपी में कुल 80% हिंदुओं में 18 से 23% सवर्ण हैं, करीब 40 से 43% ओबीसी हैं, करीब 21 से 22% SC/ST हैं और यही 18 से 23% सवर्ण आरक्षण के मौजूदा सिस्टम को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आखिर सवर्ण छात्र आरक्षण को लेकर क्यों नाराज हैं? क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण के चक्कर में उनके साथ अन्याय हो रहा है? क्यों सरकार के मंत्रियों को तुरंत उनको मनाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है? और क्यों अखिलेश यादव और मायावती को सवर्णों की नाराजगी में एक उम्मीद दिख रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में सवर्ण वोट की ताकत और इसीलिए यूपी में जाति की सियासत करने वाली सभी पार्टियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। उत्तर के बड़े हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें 18 से 23% सवर्णों में ब्राह्मण 10 से 14% हैं, राजपूत 8 से 10%, सवर्ण वैश्य 2% के करीब, भूमिहार कायस्थ और अन्य अपर कास्ट 2% है और ये सीधे सीधे 100 से लेकर 150 सीटों पर असर डालती है। मुझे लोग बताते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी स्वर्ण सवर्ण समाज से आता हूं और उस पर मुझे पता चला, लेकिन जब मेरे हक और अधिकार की बात आती है तो मेरी जाति का नेता मेरा नहीं सुनता, मेरे द्वारा वोट किया गया प्रधानमंत्री मेरे हक की बात नहीं सुनता, मेरे द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री मेरे हक की बात में अपनी नज़र मोड़ जाता है, तो मैं संवैधानिक अछूत हूँ। अगर मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे समाज के लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी होती है, गाली दी जाती है, मेरे समाज से आने वाली इस देश की आदर्श महिलाएं, रानी पद्मिनी जैसी महिलाओं के ऊपर जब अभद्र टिप्पणी की जाती है, हमारे समाज के आदर्श राणा सांगा जैसे आदर्श के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर एक नेता, क्योंकि वो एससी समाज से आता है, अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हमारे समाज का अगर एक व्यक्ति गलती से किसी जगह पे कोई टिप्पणी कर देता है आवेश में आके, तो उसके घर पे भीम आर्मी जैसी गैंग जाती है, मैं बिहार के संतोष सिंह की बात कर रहा हूं, उनको नंगा करके मारती है और उल्टा पुलिस संतोष सिंह के ऊपर मुकदमा करती है, उन लोग के ऊपर नहीं करती। तो मैं संवैधानिक अछूत हूं, मेरे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे कश्मीर के आतंकवादियों की, और हो सकता है कि आने वाले समय मेरा समाज आतंकवादी ही बन जाए, क्योंकि सरकार का रवैया ऐसा है। हमारी सीधी सी मांग है, रिजर्वेशन को सिर्फ आर्थिक आधार पर करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आर्थिक आधार पर आप करने जाएंगे रिजर्वेशन तो नौकरी बहुत सीमित है, लॉजिक समझिएगा, नौकरियां बहुत सीमित है, 2-2,500 नौकरियां हैं, मतलब देखा जाए तो पूरे देश के अंदर 15,000 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी पार्लियामेंट से लेकर आईएएस और जितनी भी नौकरियां आती है उससे ज़्यादा है नहीं। तो आप रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर करने के बजाय मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन के कोटा के अंदर आए जाने वाले यादव हो गए, एसटी के अंदर मीणा हो गए, एससी के अंदर जाटव हो गए, इनको बाहर करिए, क्या हो सकता है? हो गए भाई, तुम बहुत मजबूत हो गए, बाकियों को दो ना। 95% सीट्स पे तुम बैठे हुए हो। यूपी के अंदर पूरा ओबीसी कोटा यादव लेके चला जाता है, उसके बाद में एससी का पूरा कोटा जाटव लेके चले जाते हैं, बाकी कहाँ है? हम नहीं बात करें किसी के हक को मार रही, हम बात करें जो जरूरत है जिसको उसकी करिए। एक बार रिव्यू तो होना चाहिए ना, एक बार देखना तो चाहिए कि कितना ग्रोथ हुआ इनका। यही वजह है कि यूपी में सभी पार्टियों की बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि सवर्णों ने जो मांग उठाई है उसमें आगे कुआं है तो पीछे खाई है। मतलब एक तरफ प्रो रिजर्वेशन है तो दूसरी तरफ एंटी रिजर्वेशन। ऐसी स्थिति में योगी किसी को नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए इस मसले को हैंडल करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की, जिसमें सवर्ण छात्रों की तरफ से हर्ष दुबे पहुंचे। छात्रों से मुलाकात के बाद सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई हैं
उसमें सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों से बात करने के लिए तैयार हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए लगाया गया है। अगले हफ्ते केंद्रीय मंत्री से ये ब्राह्मण छात्र मिलेंगे। रिजर्वेशन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन हर ग्रुप से बातचीत होगी। यूजीसी रेगुलेशंस पर अगला फैसला भी उसी लिहाज से लिया जाएगा। बीजेपी ब्राह्मण छात्रों को पूरा सम्मान देगी, भले ही उनकी मांगें पूरी ना हो। जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। इधर ब्रजेश पाठक ब्राह्मण छात्रों के ग्रुप से मीटिंग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर सवर्णों का दूसरा राजपूत गुट नाराज हो गया। राजपूत सवर्ण छात्रों के नेताओं ने इस पूरी मीटिंग पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ लोग ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि न्याय दिलाएंगे। फिर आज आप लोग क्या? देखिए, ब्रजेश पाठक जी जो हैं वो पैरासूट नेता हैं, कभी बसपा तो कभी कांग्रेस, कभी कहीं तो कहीं। उनको मैं सीरियस नहीं लेता और सवर्ण समाज में मुझे लगता है कोई ब्रजेश पाठक को सीरियस लेता है? कोई नहीं लेता। कौन पाठक जी का है कि पाठक जी मैं नहीं जानता उनको। मैं ब्रजेश पाठक जी से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारी कैबिनेट तुमको सीरियस नहीं लेती है, तुमको केंद्र की कैबिनेट क्या सीरियस लेगी मेरे भाई। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें चोचलेबाजी बंद करिए और हम लोगों की मांग को सही तरीके से रखने का काम करिए। किसी को भारत में वकील बनना है तो एक एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट। क्लैट में साफ साफ रिजर्वेशन है। मैं क्लैट का विद्यार्थी था, मेरे 113 नंबर थे। मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, मुझे टॉप के एनएलयू में एडमिशन नहीं मिला। ये बताइए 40 नंबर पा करके अगर कोई बड़े एनएलयू में बैठ गया है और वो कल को वकील बनता है तो भारत की न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? आप बताइए, भारत में न्याय व्यवस्था की क्या दशा होगी? कोई 40% ला करके डॉक्टर बन जाता है तो कौन से मरीज का इलाज करेगा? हम क्या ड्रीम इंडिया का आइडिया ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे? आपका नाम क्या? मेरा नाम हर्ष ठाकुर है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मुझे आरक्षण से कोई सरकारी पेपर नहीं लिखना। मैं अपने समाज के लिए खड़ा हूं, मैं सिर्फ अपने समाज के लिए खड़ा हूं और हमें क्या है, हमको अपनी मांगे पूरी करनी है। आर्थिक आधार पे आरक्षण का होना बहुत जरूरी है। 80 साल तक तो खा लिए, बना तो लिए 3-3 घर। टीना डाबी के परिवार में कितने आईएएस तो हो गए। अब लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? अब तो मुल्क की जान छोड़ दें कम से कम ये लोग। आप हम लोग से बहुत डीप में सवाल कर रहे हैं, बहुत एकदम खोद के कि कितने % लाए, कितना नंबर लाए, कैसे क्या किया तुमने, कहाँ से तुम अछूते हो गए। मुझे जरा ये बताइए, आप ST SC से ये जाकर पूछती हैं? हाँ बिल्कुल पूछेगा। कब पूछती हैं? हमें तो कहीं नहीं दिखा। मैं जंतर मंतर से होकर लखनऊ आ रहा हूँ, मुझे दर्शन होगा तब जो ST SC के जाके सवाल पूछ रहा है। रोल बैक और मेरी बात सुने आप, ये बताइए मेरी बात और सुने। मैं एकदम अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन ये बताइए, एक पिता कमाता है, वो 2 बच्चों का मालिक है। 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा है तो पिता उस बच्चे का मालिक है। अगर वो एक बच्चे को खाना खिला रहा है, दूसरे को नहीं खिला रहा है, इसमें असमानता हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो हमारे साथ क्यों असमानता हो रही है? क्या हम विदेशी हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? 2027 में सवर्ण वोट की अहमियत क्या है? जैसे ही सवर्ण वोटर की नाराजगी की खबर आई, ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण छात्रों से मीटिंग की तस्वीरें आईं, अखिलेश यादव तुरंत एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव पीडीए का नया फुल फॉर्म ढूंढने लगे। पिछले कई दिनों से जो अखिलेश पीडीए के पी में पंडित चिपका रहे थे, अचानक फिर से पीडीए के पी में उन्हें पिछड़ा नजर आने लगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में नया जंतर मंतर का असर क्या हुआ, अखिलेश यादव के इस पोस्ट में वो दिखने लगा। गौर से पढ़िए और इस बार अखिलेश के पीडीए के पी का मतलब पंडित बिल्कुल ना समझिए। ये पोस्ट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ब्राह्मण छात्रों से मुलाकात के तुरंत बाद किया गया है।
आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अचानक से अखिलेश पंडित छोड़कर आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा का नारा बुलंद करने लगे। समाजवादी सरकार बनेगी, आने वाले समय में प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। इसलिए प्राइमरी जो पढ़ाई है उसको ये जानबूझ करके बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए जानबूझ करके पीडीए परिवारों को अच्छी पढ़ाई न मिले, इसलिए जानबूझ करके स्कूल ये बंद कर रहे हैं। सवर्ण छात्रों की सरकार से नाराजगी की खबर से अखिलेश को फिर से पिछड़े याद आ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि ये पब्लिक है, हर एक्शन को नोट करती है, देखती है, तब जाकर वोट करती है। चाहे पिछड़ा हो, सवर्ण हो या फिर SC ST, सब देख रहा है। और योगी आदित्यनाथ भी एक एक एक्टिविटी पर नजर गड़ाए हुए हैं। आज अखिलेश यादव एक और पी की बात कहने लगे। पी मतलब परिवार। समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी कि सब परिवार के थे। कई दल टूट गए, कभी सोचा आपने समाजवादी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसमें 5 सांसद एक ही परिवार के थे। और हमारे कई मुस्लिम सांसद थे, तो कितने हो गए? और कुछ पक्के समाजवादी थे, तो गिनती बढ़ ही नहीं सकती थी। तो कभी कभी परिवारवाद का लाभ भी होता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। योगी जानते हैं कि कैसे 2027 का चुनाव लड़ना है, इसीलिए जब अखिलेश पीडीए करने लगे, पीडीए का नया फुल फॉर्म ढूंढने लगे, तो योगी ने अखिलेश के पी के नए फुल फॉर्म परिवार पर उन्हें घेर लिया। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं, इसीलिए तो सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा, तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अखिलेश यादव से पीडीए के पी की पहेली सुलझ नहीं रही है। पी कभी पंडित हो जाता है, तो कभी परिवार, तो कभी पिछड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ का पीडीए संपूर्ण यूपी है। यूपी के एक एक नागरिक का विकास है। योगी जानते हैं कि इस वक्त जेनजी हेडलाइन में है। जेनजी ही नहीं, जेन अल्फा भी 2027 तक ताकत में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 1,42,000 सरकारी स्कूलों में जेन अल्फा के 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में मिड डे मील वाली 3.5 लाख रसोइयों को योगी सरकार ने डबल तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की सैलरी 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर दी। महिला रसोइयों की साड़ी के लिए 1,000 रुपए, इसके अलावा 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा गारंटी दी। मेरी आप सबसे अपील है, और अपील एक ही है, आपका दायित्व क्या है? जिस विद्यालय में रहें, रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे
स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जब सरकार के स्कीमों का फायदा एक एक व्यक्ति तक पहुंचता है, वहां पर जाति धर्म आरक्षण सारे फैक्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि योगी के लिए नई चुनौती आरक्षण को लेकर सवर्णों की नाराजगी है और इसके अलावा बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या देश में बेरोजगारी रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा है या मुद्दा कुछ और है। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो चुनौती बहुत बड़ी है। भारत का करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा नीट है। नीट का मतलब वो परीक्षा नहीं है जिसका पेपर बार बार लीक हुआ। इस नीट का मतलब है 15 से 29 साल का जेंजी कहें या यूथ कहें। नीट का मतलब नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग है। मतलब इस देश के 8 करोड़ 70 लाख जवान बच्चे, इसमें हर जाति के हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना नौकरी या रोजगार कर रहे हैं, ना ही किसी काम के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये खाली बैठे हैं। प्रो रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन की इस हानिकारक सियासी लड़ाई में इस तथ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है, किसी भी जाति या धर्म के हो। सच्चाई तो यह है कि जब तक 12वीं पास नहीं करेंगे, नौकरी के योग्य नहीं होंगे। अगर ग्रेजुएट नहीं होंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी हकीकत तो यह है, जिनके पास डिग्रियां हैं उन्हें भी आज नौकरी नहीं मिल रही। अमन कुमार श्रीवास्तव। क्या पढ़े हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, मैंने बीएड किया है। क्यों नौकरी नहीं मिली? नौकरी न मिलने का सीधा सा रीजन यही है कि शासन प्रशासन जो है वो नाम मात्र के पद निकाल रहा है, जिसके कारण आज युवा दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए। अभी बेरोजगार हूँ सर। सर एग्जाम देता हूँ, परीक्षा देता हूँ सर। क्या क्या डिग्री है? मेरे पास डीएड है सर, एमए की है, बीए किया है। एमए किया है? हाँ जी, हिंदी से एमए किया सर। बीए किया सर अर्थशास्त्र, इतिहास से और हिंदी से। कितने परसेंट आए सर? मेरे उसमें सर 64% है सर बीए में। 64% जी सर। नौकरी क्यों नहीं है तुम्हारे पास? सर नौकरी है सर, मैं तैयारी करता हूँ सर, मेहनत करता हूँ, रात दिन पढ़ता हूँ, लेकिन सरकार क्या करती है सर, पद निकालती है, वो पद खाली है 1.5 लाख, वो निकालती है 13,000, 13,000 में भर्ती करती है 6,000, 5,000, 4,000, तो कहाँ से होगा सर। हम लोग मेहनत करते हैं सर, परसेंटाइल लाते हैं सब, और उसमें भी आधे पद पता नहीं कहाँ जाते हैं उनके। 98.7 वर्ग 2 में हिंदी सब्जेक्ट से है। कितना नंबर आया आपके 100 में से? 85 परसेंटाइल बताया मैंने 97.7। उसके बाद भी जॉब नहीं मिला? नहीं मिला मेरे को। क्या डिग्री है तुम्हारे पास? मेरे पास बीए किया मैंने, फिर मेरा बीए के बाद एमए किया मैंने, इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट है मेरा। बीएड किया, फिर मैंने पीजीडीसीए भी कंप्लीट है मेरा। बाकी मैं अदर कंपटीशन भी की भी तैयारी करती हूँ। तो जॉब नहीं मिल रही है? पद ही कम है तो कहाँ से जॉब मिलेगी। अब हम तो योग्य हैं। वर्ग 3 में भी कम है, वर्ग 2 में भी कम है। पुलिस में क्यों नहीं हुई? पुलिस में करना नहीं ना हमको टीचर बनना है।